लात जूते खाएंगे, दरी हम बिछाएंगे। लात जूते खाएंगे, दरी हम बिछाएंगे, मिलकर दरी उठाएंगे, नेता हम ही बनाएंगे। फिर भी हर बार लतियाए जाएंगे, जूते चप्पल खाएंगे, दरी हम बिछाएंगे। कागज ढूंढने जाएंगे, जवानी हम लुटाएंगे, भैया जी भाभी जी के लिए कुर्बान हो जाएंगे, फिर भी दरी बिछाएंगे, जूते चप्पल खाएंगे। जय दोस्तों, मेरा नाम है शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। दरी बिछाओ गैंग उर्फ दाढ़ी वाले, टोपी वाले, गैंग वाले, ऐसे लोग इस वक्त खूब खुशी के मारे झूम रहे हैं, क्योंकि ऐसे लोगों की बहार आ गई है। साफ तौर पर कहा जाए तो दरी बिछाओ गैंग वालों की बिल्कुल बहार आ गई है। वो खुशी के मारे झूम रहे हैं क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़े मंसूबे को अंजाम दे दिया है और भाईचारे, प्रेम के लिए, सद्भावना बनाए रखने के लिए, प्रेम मिलाप के लिए, मोहब्बत की दुकान के लिए अपनी मस्जिद को ही कुर्बान कर दिया। अपनी ही मस्जिद पर हथौड़ा चलाने के लिए बिल्कुल आतुर हो रहे हैं। और ये घटना हिमाचल प्रदेश के मोहब्बत की दुकान से आई है। वो मोहब्बत की दुकान जहां कई दिनों से मस्जिद को अवैध करार दिया गया हिंदूवादी कट्टरपंथी संगठनों के जरिए, बजरंग दल, वीएचपी, आरएसएस के जरिए, और ये कहा गया कि मस्जिद तो अवैध है। वो पूरी मस्जिद को ही अवैध बता रहे थे। हालांकि तीसरा चौथा मंजिला बनाया गया, उसको ही विवादित माना गया और कहा गया कि इसको गिराया जाना चाहिए क्योंकि ये अवैध है। मामला हिमाचल की सदन में भी उठा और हिमाचल के मंत्री अनिरुद्ध ने मस्जिद के निर्माण को अवैध करार दिया। पर गौर करने वाली बात यह है कि यह मस्जिद आजादी से पहले की है और यह मस्जिद आजादी से पहले होने की वजह से इसको अवैध करार दिया जाना बहुत मुश्किल है। जब भारत में संविधान लागू नहीं हुआ, जब भारत आजाद नहीं हुआ था, जब भारत में कोई रूल ऑफ लॉ नहीं था भारत के खुद का, तब से उससे भी ज्यादा पुरानी ये मस्जिद है। और हिमाचल के शिमला में संजौली की जो मस्जिद है, जिसे बार बार हिंदूवादी कट्टरपंथी संगठनों के जरिए अवैध करार दिया जा रहा है, अब मुस्लिम पक्ष ने दरी बिछाओ गैंग का पूरा जिम्मा अपने कंधे पर ले लिया, भाईचारे का पूरा जिम्मा अपने कंधे पर ले लिया, सद्भावना बनाए रखने का पूरा जिम्मा अपने कंधे पर ले लिया और मस्जिद पर हथौड़ा तैयार हो गया है। उनकी हाथों में हथौड़ा आ गया है और वो कह रहे हैं कि जो भी अवैध निर्माण है उसे हम खुद तोड़ देंगे। पर सवाल है कि अगर मस्जिद अवैध था तो उसे अवैध करार कौन देगा? यहां हाल ये है कि जुम्मनों ने मिलकर के पता नहीं ऐसा कौन सी साजिश रची कि मस्जिद कमेटी के लोगों ने सरेंडर बोल दिया, नगर कमिश्नर के पास ले जाकर के लेटर पेश कर दिया और कह दिया कि हम भाईचारे सद्भावना बनाए रखने के लिए जो विवादित जो ढांचा है, जो अवैध निर्माण है, उसे खुद तोड़ देंगे, खुद ही हम तोड़ देंगे, हमें परमिशन दीजिए कि हम तोड़ देंगे। पर सवाल यह है कि अगर बनाने के लिए परमिशन नहीं लिया तो तोड़ने के लिए परमिशन क्यों ले रहे हो? जाओ तोड़ दो। जब मामला अदालत में जेर समाअत था और अदालत यह तय कर देती कि मस्जिद वैध है कि अवैध है, तो फिर खुद से सरेंडर करने की क्या जरूरत थी? जब मस्जिद के मामले में केस फाइल हुआ होगा अदालत में, तब मस्जिद कमेटी ने उस वक्त भी अपनी दलील पेश की होगी और अपनी दलीलों के जरिए अपनी मस्जिद को, अपने निर्माण को वैध साबित करने की कोशिश की होगी। लेकिन अब ऐसा कौन सा गुल खिल गया जिसके बाद मस्जिद कमेटी के लोग ही या मुस्लिम पक्ष ही जाकर सरेंडर बोल रहा है और कह रहा है कि हम अपने अवैध निर्माण को खुद ही तोड़ देंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। और इस मामले में जब मीडिया के जरिए, जब पत्रकारों के जरिए बातचीत किया गया तो उनकी तस्वीरें खूब वायरल हुई। वो मोहब्बत की बात कर रहे हैं, भाईचारे की बात कर रहे हैं। इस मामले में एक और बयान जारी कर देना चाहिए। मुस्लिम कमेटी जो भाईचारे की बुनियाद पर, जो सद्भावना की बुनियाद पर, जो प्रेम की बुनियाद पर, जो मोहब्बत की दुकान की बुनियाद पर मस्जिद को अपने से ही अवैध बता रही है और तोड़ने जा रही है, उसको एक और बात जाहिर कर देनी चाहिए, उसको एक और ऐलान कर देना चाहिए कि जितने भी हिमाचल में मौजूद मुसलमान हैं उनका विरोध वहां के कट्टरपंथी संगठन कर रहे हैं, हिंदूवादी कट्टरपंथी चरमपंथी संगठन कर रहे हैं। वीएचपी, आरएसएस के लोग खुलेआम खुले मंचों से मुसलमानों को धमकी दे रहे हैं। लंबे समय से वो देव भूमि बचाओ आंदोलन करते आ रहे हैं। उनकी एक ही मंशा है जो खुलेआम मंचों से वो बोलते आते हैं कि यहां से मुसलमानों को भगाओ। कमल गौतम नाम का आदमी उसी हिमाचल में कई बार धमकियां दे चुका है और नफरत फैलाता रहा है, जबकि वो सरकारी टीचर है, उसे सस्पेंशन भी का भी सामना करना पड़ा। लेकिन आज भी उसको कट्टरपंथी संगठनों के जरिए प्यार दुलार दिया जा रहा है और वो ये खुद कहता है कि यहां से मुसलमानों को जाना होगा। पर क्या मस्जिद कमेटी के लोग या मुस्लिम पक्षकार क्या ये भी अपील करने की कोशिश करेंगे कि जितने भी हिमाचल में मौजूद मुसलमान हैं वो प्रेम, सद्भावना, प्यार दुलार, भाईचारा बनाए रखने के लिए, संविधान की खूबसूरती बनाए रखने के लिए और मोहब्बत की दुकान के वास्ते हिमाचल की धरती को छोड़ दें?
हिमाचल की धरती को क्या छोड़ देना चाहिए मोहब्बत के नाम पर, भाईचारे के नाम पर? आखिर ये कौन सी मोहब्बत और भाईचारा है? क्या कट्टरपंथी संगठन है, उन्होंने तमाम हिंदू बिरादरी का ठेका ले रखा है, देश के तमाम हिंदुओं का ठेका ले रखा उन्होंने। तो फिर ये कौन लोग होते हैं मस्जिद कमेटी वाले जो मस्जिद को ही अवैध निर्माण बोल रहे हैं? ये मस्जिद किसी एक शख्स की बपौती नहीं है, किसी हिमाचल की बपौती नहीं है, किसी संजौली इलाके की बपौती नहीं है। मस्जिद कौम और मिल्लत की बपौती है। कौम और मिल्लत का ये वक्फ है जिसको पाई पाई जोड़कर, ईमानदारी और मेहनत की कमाई से जोड़ करके 1-1 रुपए 2-2 रुपए चंदे इकट्ठे करके कोई तामीर किया जाता है। और उसमें कोई ये भी नहीं कह सकता कि मैंने इतने पैसे दिए हैं। उसमें रिक्शे वाले से लेकर के, रेहड़ी पटरी वाले से लेकर के एक नौकरी पेशा आदमी तक अपनी छोटी छोटी योगदान करके उसको कौम को देता है, वक्फ करता है। कि हमने बनाए अपने पैसे से, अपनी कमाई से, कोई लूट करके नहीं बनाया, कोई खसोट करके नहीं बनाया, कोई चोरी डकैती करके नहीं बनाया। ईमानदारी से, गाड़ी मेहनत की कमाई से, जो गट्स से ये बात कह सकता है कि हाँ हमारे दिए गए 1-1 पैसे का हिसाब हम दे सकते हैं, ये ईमानदारी से कमाई गई दौलत है, पैसा है, रकम है, जिसे हम मस्जिद बनाने के लिए दे रहे हैं। तो आखिर उस मस्जिद को अवैध कैसे करार दिया जा रहा है? अगर मस्जिद अवैध है तो आखिर इतने साल गुजर जाने के बाद अब क्यों समझ में आया कि मस्जिद अवैध है और मस्जिद के अवैध निर्माण को हमें खुद ही तोड़ देना चाहिए? जबकि मामला अदालत में है, अदालत खुद ही तय कर देती है कि अवैध है कि नहीं है। ये साफ जाहिर करता है कि हिमाचल में बकायदा एक प्रेशर बनाया गया है, दबाव बनाया गया है और ये समझाया गया है कि मस्जिद कमेटी खुद ही अपने हिस्से को अवैध मान ले, उसे तोड़ दे, ताकि हम वहां मौजूद कट्टरपंथी संगठनों को भी कुंठा शांत कर दें, उनको भी शांत कर दें, जमाने का मुंह बंद कर दें। और हमारे ऊपर जो, यानी बतौर सरकार जो हमारे ऊपर जो सवाल उठ रहे हैं कि आपने एक्शन क्यों नहीं लिया, आपके वक्त में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इतनी खराब क्यों है, इस जवाबदेही से भी हम बच जाएं। ये साफ तौर पर नजर आ रहा है। मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद लतीफ से मैंने बाकायदा फोन कॉल पर बात की और फोन पर बात की, जो उनसे हमने बातचीत की तो पता ये चला कि साहब उनके तो अलग ही ख्यालात हैं, अलग ही विचार हैं और विचार अलग ऐसे हैं कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कट्टरपंथी बोलते किसको है। उनको ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि उत्तर प्रदेश के जो लोग आते हैं, बंगाल के जो लोग आते हैं, हिमाचल से बाहर के लोग जो कारोबार करने के लिए, कुछ भी करने के लिए आते हैं, वो पार्ट ऑफ इंडिया है कि नहीं, वो देश के हिस्सा है कि नहीं, उन्हें यह भी समझ में नहीं आ रहा है। वो कहते हैं कि बाहर के लोग आते हैं और यहाँ आकर के गलत गलत हरकतें करते हैं, क्राइम करते हैं, लड़कियां छेड़ते हैं, कमेंट करते हैं। कि वही भाषा वो बोल रहे हैं जो भाषा सदन में अनिरुद्ध के जरिए बोली गई, मंत्री अनिरुद्ध के जरिए। उनसे जब मैंने ये सवाल किया कि अध्यक्ष जी ये बताइए कि अगर मस्जिद अवैध थी तो पहले ही आपने क्यों नहीं तोड़ दिया, अब क्यों आपको जरूरत पड़ी कि आप तोड़ेंगे? अगर मस्जिद अवैध थी तो कैसे बन गई? अवैध का तो कॉन्सेप्ट है ही नहीं कि आप अवैध मस्जिद का निर्माण भी कर सकते हैं। अवैध आखिर कैसे बन गया? तो उन्होंने तरह तरह की दलील देना शुरू कर दिया। कोई नाई था तो कोई दर्जी था, वही लोग सब देखते ताकते थे मस्जिद को। उसके बाद उन लोगों ने अपने ढंग से बना ली। तो मैंने उनसे ये भी सवाल किया कि भाई सड़क चलता कोई भी आदमी क्या मस्जिद बना लेता है? ये तो मस्जिद कमेटी बनवाती है और मस्जिद कमेटी में तो आप लोग हैं। हो कैसे गया, कैसे बन गई ये मस्जिद? तो कोई ढंग का जवाब नहीं दे पाते। उल्टा वो क्षेत्रवाद को लेकर के बोलने लगते हैं। वो कहते हैं कि बाहर के लोग आए हैं, यहाँ बसे हैं। बड़ी लंबी चौड़ी गुफ्तगू उनके और मेरे बीच में हुई, कम से कम 10-11 मिनट की जो है ऑन रिकॉर्ड बातचीत मेरी उनसे हुई। क्योंकि मैं एक पत्रकार हूँ, पेशेवर पत्रकार हूँ, तो मेरे फोन में आने वाले हर कॉल की रिकॉर्डिंग अवेलेबल होती है और मैंने उनसे अपना नाम, परिचय सब कुछ बता करके उनसे सवाल जवाब का सिलसिला शुरू किया। पहले उनको मुबारकबाद दी कि भाई मुबारक हो, आपने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, ऐसा बहुत कम लोग करते हैं, कहाँ मुसलमानों में ऐसा काम करते हैं। उसके बाद उन्होंने मेरा परिचय पूछा, हालचाल उनसे जब हो गया तब मैंने उनसे यही सवाल किया कि भाई साहब मस्जिद अवैध कैसे बन गई? उसके बाद जिस तरह की उन्होंने बातें कही हैं, ये समझ में ही नहीं आ रहा कि वो सच में मुस्लिम कमेटी के अध्यक्ष हैं या राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के अध्यक्ष हैं। क्या वो राष्ट्रीय मुस्लिम मंच जो आरएसएस का मुस्लिम विंग है, क्या वो उसके आदमी हैं? क्या सचमुच में मस्जिद कमेटी के लोग हैं ये? उनकी भाषा, उनकी बातें, उनके विचार समझ करके तो ये भी नहीं समझ में आ रहा कि वो मुसलमान भी हैं। वो जाहिलियत बोलते हैं, जिहालत होना चाहिए। उनके शब्दों पर अगर हम गौर करें तो मुसलमानों को कट्टरपंथी बोल रहे हैं। वो यूपी और बंगाल के लोगों को कहते हैं वो बाहरी लोग हैं। मैंने उनसे ये भी पूछा कि उत्तर प्रदेश का आप नाम ले रहे हैं, क्या उत्तर प्रदेश यूपी कौन सा? बांग्लादेश में जो यूपी है वो,
या पाकिस्तान में जो यूपी है वो, क्या ये भारत के हिस्सा है कि नहीं है? कोई व्यक्ति कहीं भी जाएगा तो अपनी धार्मिक आस्था अपने साथ लेकर के जाएगा, अपनी पहचान अपने साथ लेकर के जाएगा, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, अपनी पूजा पाठ करेगा, इबादत करेगा ही। लेकिन एक भी मुद्दे पर मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष, जिन्होंने खुद जाकर के नगर कमिश्नर के पास सरेंडर बोला है, मोहम्मद लतीफ साहब, उन्होंने एक भी सवाल का जवाब ढंग से नहीं दिया, कोई भी वाजिब सवाल का जवाब ही नहीं दिया। वो क्या बोल रहे थे उनको खुद ही समझ में नहीं आ रहा था, जहां तक मैं समझता हूं। और मुझे मेरा खुद का अनुभव बता रहा है कि मस्जिद कमेटी के आदमी नहीं थे, बल्कि इनको मस्जिद कमेटी का आदमी बनाकर पेश किया गया होगा ताकि पूरा का पूरा केस ही एक तरफा कर दिया जाए और पूरे मामले को दबा दिया जाए। मीडिया संस्थानों ने बहुत लिखा कि मामला ही पलट गया, उल्टा दांव हो गया, ये हो गया, वो हो गया। ठीक है, गौर करने वाली बात यह है कि कितने मस्जिदों को आप कुर्बान करेंगे? भाईचारे के नाम पर कितनी आप इस तरह की नफरत के आगे झुकेंगे? ये मामला हिंदू और मुसलमान का बिल्कुल भी नहीं था, 1% भी नहीं था। ये हिंदूवादी संगठनों और मस्जिद का मामला था। जैसा कि मैंने शुरू में आपसे बताया कि हिंदूवादी संगठनों ने कोई तमाम देश के हिंदुओं का, तमाम देश के नागरिकों का ठेका नहीं ले रखा है। उसी तरह से यहां यह भी लागू होता है कि मस्जिद का मामला मस्जिद और हिंदूवादी संगठनों के बीच का मामला था। और इस मामले में जिस तरह सरेंडर बोला गया, बाबरी मस्जिद की याद आ गई कसम से। बाबरी मस्जिद में डिसीजन आने वाला था, इंतजार हो रहा था कि हाँ डिसीजन आएगा और मुसलमानों के फेवर में आएगा, क्योंकि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाए जाने का कोई भी सबूत वहां नहीं मिला जांच में। और जब मस्जिद के नीचे कोई भी मंदिर नहीं था तो जाहिर सी बात है पूरा का पूरा मामला मुसलमानों के पक्ष में आता। लेकिन ऐन मौके पर मुस्लिम पक्ष के जरिए अपनी पूरी की पूरी याचिका ही वापस ले ली गई, विड्रॉ कर लिया गया केस, जिसके बाद मस्जिद आज इतिहास बन गई। कहने की जरूरत नहीं है। उसी तरीके से ऐसे लोगों से आप सावधान रहिए। मस्जिद कमेटी में अक्सर ऐसे ही लोगों को बैठाया जाता है जिनका दीन और दुनिया से कोई मतलब नहीं होता। पैसे और रुतबा देख करके अगर आप मस्जिद की कमेटी का अध्यक्ष बनाएंगे, सदर बनाएंगे ऐसे ऐसे लोगों को, तो हाल यही होगा। उनका दीन और दुनिया से कोई भेंट नहीं होगा। जिस तरीके से मस्जिद में अजान देने वाले एक मुअज्जिन और नमाज पढ़ाने वाले एक मौलाना इमाम की हैसियत होती है, इमाम के ऊपर शरायत होते हैं, ठीक वैसे ही शरायत मस्जिद के कमेटी के तमाम लोगों के ऊपर होते हैं, क्योंकि ये मस्जिद के जिम्मेदारान लोग हैं। लेकिन बिना टोपी, बिना दाढ़ी और मूंछ वाले लोग मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष बना दिए जा रहे हैं। ये कौन से मुसलमानों की ऐसी शरीयत है? क्या यही शरीयत मोहम्मदी है कि जो लोग दिखने में मुसलमान नहीं लगते, ऐसे लोगों को मस्जिद कमेटी का अध्यक्ष बना दिया गया? वल्लाह, ऐसे जुम्मनों के लिए बस एक ही शब्द कहा जाएगा, अल्लाह इनको हिदायत दे। और यही वर्ड, यही सेंटेंस मैंने बोल करके उस पूरे मामले से बातचीत को खत्म किया था। और मैंने उनको ये भी कहा कि आप जैसे लोग अध्यक्ष बन गए, आप जैसे लोग क्षेत्रवाद फैला रहे हैं यूपी, बिहार, बंगाल के नाम पर, आप जैसे लोगों को तो जेल में होना चाहिए। इतनी बात मैंने उनको सुना करके फोन काट दिया। फिलहाल क्या कहेंगे? सरेंडर बोल दिए जाने वाले मौलानाओं के बारे में, सरेंडर बोल दिए जाने वाले मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष के बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन का घंटी वाला बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपने मुझे ट्विटर पर फॉलो नहीं किया है तो ट्विटर पर फॉलो कर लीजिए @शम्स तबरेज गाजी, GAZI। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।